हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए जो आज आपके साइंस का पेपर होने वाला है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इस पेपर में से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले, चाहे एसएसटी हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो और बाकी जो अपने राजस्थान की शौर्य परंपरा वगैरह जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के पेपर्स आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंप्लीट सोल्यूशन के साथ यहाँ पर मिलेंगे और जिससे आपके पेपर बहुत ही शानदार होंगे। ठीक है ना। तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि Fe2O3 +2Al एल्यूमिनियम या आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से रिएक्शन हो रही, तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहा है। तो ये किस प्रकार की भौतिक अभिक्रिया है? तो ये हम जानते हैं कौन सी है, ये विस्थापन अभिक्रिया। सी ऑप्शन हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम है मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो यहाँ से उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन द नेटल स्टिंग। इन सभी प्रश्नों को आपको बहुत ही शानदार ढंग से तैयार करना ताकि आपका पेपर बहुत ही शानदार हो। ठीक है, तो नेटल में कौन सा होता है, अपने मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है ना, याद रखना है, इसको फॉर्मिक भी कहते हैं, याद रख लेना। ठीक है ना, फॉर्मिक बोले या मेथनोइक एक ही बात है। ठीक है, सिट्रिक किस में होता है, आप जानते हैं सिट्रिक होता है अपने नींबू में। लैक्टिक होता है किस में, कर्ड, CURD, कर्ड यानी दही में होता है। ठीक है, और एसिटिक किस में होता है, सिरके में होता है। ठीक है, विनेगर जिसको बोलते हैं, ये याद रखने आपको। अगला प्रश्न है अपने कि निम्न में से अधातु कौन सा है? विच इज नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा है, आयरन, सोडियम, आयोडीन या एल्यूमिनियम। तो हमने कहा नॉन मेटल अधातु आयोडीन होता है। ठीक है, जिसके अंदर चमक होती है। बाकी नॉन मेटल में चमक, अधातु में चमक नहीं होती, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है मेथेन का सूत्र होता है, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4, ये अपने मेथेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ग्लूकोज अणुओं में कार्बन की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी कार्बन प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन होते हैं अपने 6। ठीक है ना, C6H12O6। ठीक है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको। ग्लूकोज में कार्बन होते हैं 6, हाइड्रोजन होते हैं 12, ऑक्सीजन के एटम होते हैं 6। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है अपने जल का परिवहन। जाइलम से याद रखिए जल। ठीक है ना, किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा है आपको भोजन का परिवहन पूछे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पूछे तो फ्लोएम। क्या याद रखोगे, फ्लोएम। ठीक है ना, ध्यान रखना, फ्लोएम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। पूछा है कि परागकण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन आर फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये परागकोश, एंथर में पाए जाते हैं। कहाँ, एंथर, परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन हेतु न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर एन एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अप्रोक्सीमेटली, ये कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए एकदम करेक्ट आंसर होगा। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? विच सेक्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन मेल। मेल में होता है एक्स और वाई, ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। ठीक है, ये दोनों सेपरेट नहीं होते। ठीक है ना, मेल में और ये फीमेल में। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी फोकस दूरी ये है, मतलब द फाइंड द रेडियस। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है ना, पेपर में मिसप्रिंट होता रहता है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर विच इज फोकल लेंथ 4 मीटर। 4 मीटर फोकल लेंथ, एफ का मान कितना दे दिया, 4 मीटर, और हमको क्या निकालना, आर। तो हम जानते हैं आर और एफ में रिलेशन क्या होता है, आर होता है आर इज इक्वल टू 2F। ठीक है, यहाँ पे आर हमको निकालना है, 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है अपने, 4। ठीक है, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, कितना हो जाएगा अपने 8, और किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, तो 8 मीटर, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है
तार क्रॉसिंग या बिना संधि के दिखाने वाला कौन सा चिन्ह है? तो देखिए तार क्रॉसिंग दिखाने वाला जिसमें बिना संधि, जहाँ जॉइंट नहीं किया हुआ, तो ये क्रॉसिंग है, डी ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें आप जानते हैं ये बल्ब को दिखाता है, ये रियोस्टेट को दिखाता है, ठीक है, ये जॉइंट को दिखाता है, और ये बिना संधि के दिखाता, तार क्रॉसिंग है लेकिन विदाउट जंक्शन या जंक्शन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, क्या हो जाता है? तो ये वेरी बहुत अधिक, वेरी मच, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना, करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण लघु पतन होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपने, जिसमें पूछा उत्पादक है, प्रोड्यूसर इज, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो लॉयन नहीं होता, फिश भी नहीं होता, ह्यूमन भी नहीं है, हरे पादप ग्रीन प्लांट्स है, ये प्रोड्यूसर है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन। फिर आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स वालों पे, ठीक है, जिसमें पूछा एक उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है? पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, कितना होता है? 7 होता है पीएच का मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमसे, डीएनए का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख देंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये होता है। अगला देखते हैं अपने, दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण रूप में किया जाता है। गाड़ियों के जो पीछे वाला, मतलब साइड वाला होता है ना, पश्च यानी साइड वाला। मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, किसका यूज करते हैं? तो उसका नाम होता है अपने उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हिंदी में इसको लिखना डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना। फिर अपने प्रकाश की किरण का अपने मूल मार्ग से विचलित होना डैश कहलाता है। तो अपने मार्ग से जब ऐसे, ये कांच की स्लैब है, लाइट यहाँ आ रही थी और ये नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये हो जाती इस टाइप से, तो ऐसे जब ये विचलित हो जाती है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे अपने रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन, वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहलाते हैं वो? जैव प्रक्रम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑल द प्रोसेस विच परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क आर कॉल्ड इज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको बहुत बार मिला है और आगे मिलता रहेगा, ठीक है, बोर्ड तक आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम पूछा हमसे, ठीक है, तो प्रचलित नाम क्या होता है? इस पॉपुलर नेम ऑफ CaOCl2, तो इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है अपने? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर, स्पेलिंग लिख देने आपको सिंपल से, ठीक है ना, BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने क्वेश्चन, सेक्शन बी मिलेगा, जिसमें अपने को किस प्रकार का क्वेश्चन है देखिए। पूछा है संक्षारण किसे कहते हैं, इसे रोकने के 2 उपाय बताइए। व्हाट इज कोरोजन, राइट टू मेजर्स टू स्टॉप इट। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण आप जानते हो कि कोई मेटल, कोई धातु स्वयं को क्षय होने देता है या क्षय हो जाती है, कोई किसी वायु और नमी के संपर्क में आके कोई धातु यदि क्षय होने लगती हैं, क्या बोलेंगे? क्षय यानी नष्ट होने लगती हैं, उसे हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल, ठीक है। और राइट टू मेजर टू स्टॉप इट, तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो पेंट कर सकते हैं जिससे ये बच सकता है, ठीक है, एक गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं हम, ठीक है, दूसरा क्या, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग, ठीक है ना, ग्रीजिंग किया जा सकता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। गैल्वेनाइजेशन है, ग्रीजिंग है, पेंट करना है, यानी पेंटिंग की जा सकती है, गैल्वेनाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है रोकने के तरीके, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जा सकता है, यानी विद्युत लेपन से भी इसको बचाए जा सकते हैं।
अगला पूछा है पीएच वैल्यू लिखनी है, किसकी पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जूस जठर रस, तो इसकी पीएच वैल्यू याद रखनी है, जिसको हम बोलते हैं, ये होता क्या है, ये होता है अपने HCl जो हमारे स्टोमक पेट में पाया जाता है। इसका पीएच वैल्यू आपको याद रखना है, ये नॉर्मली 1 से 3 के बीच में वेरी करता है, 1 से 3 के बीच में रहता है, ठीक है ना। तो आपसे पीएच वैल्यू इसकी पूछे तो हम बोलेंगे 1 से 3 के बीच में, ठीक है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका पीएच वैल्यू, तो इसका पीएच वैल्यू अपने को 10 ध्यान रखना है, कितना होता है 10। और अपना जो ब्लड है, रक्त है, इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, कितना होता है 7.4। इसलिए अपना बॉडी जो किसके बीच में वेरी करेगी, ब्लड है तो ब्लड 7.4 है, तो क्षारीय प्रकृति का हुआ, किस प्रकार का, ये क्षारीय यानी बेसिक नेचर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ये क्या बोला है कि एथीन, तो एथीन बनाएंगे, तो एथीन में फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, आराम से बन जाएगी, क्या होती है H2C और डबल बॉन्ड लगेगा क्योंकि इसमें एथेन नाम क्या एथेन है, तो एन तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो कार्बन मैथ एथ प्रो प्यूट, उस प्रकार से हम बनाएंगे। अभी देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। फॉर्मूला होता है अपने इसका C2H6, ठीक है ना। अब इसको बनाते हैं, तो कार्बन होंगे अपने पास 2, हाइड्रोजन कितने होंगे अपने पास 6, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दिए, बीच में हमने क्योंकि एथेन है तो सब में लगेगा सिंगल बॉन्ड, कार्बन में और सब में कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सब में हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा बना सकते हैं, नहीं तो डॉट में दिखाएंगे तो इस प्रकार से, कार्बन और फिर रहेगा अपने कार्बन, ठीक है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक यहाँ पे रखा हमने, डॉट यहाँ पे, डॉट यहाँ पे, डॉट यहाँ पे और डॉट, कार्बन के इलेक्ट्रॉन उनको हमने डॉट से दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन रखेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से दिखा दिया, ठीक है ना। डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा ही करना आपको, ये क्रॉस से है तो हाइड्रोजन का है, ठीक है। और ये भी क्रॉस है तो हाइड्रोजन का है, ये भी क्रॉस है हाइड्रोजन, ठीक है, क्रॉस है यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि ये सारे सेटिस्फाई, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों यहाँ पे इंगेज है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 इसके पास, क्योंकि इसको 2 चाहिए स्थायित्व के लिए, ठीक है ना, स्टेबिलिटी के लिए, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है ऐसा। अब कार्बन को 4 चाहिए तो कार्बन क्या करेगा, 8 करने के लिए यहाँ से इन सबको घेरेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से। और इधर वाला जो कार्बन है वो भी अपने से सबको इधर से करके 8 हमने पूरा कर लेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, सिंपल है। और दूसरा अपने बेंजीन, बेंजीन होता है C6H6, ठीक है ना। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, सी फिर इधर इधर कार्बन और कार्बन, ठीक है। थोड़ा इसको और बनाता हूँ ढंग से, क्योंकि एक साइक्लिक बनता है, चेन बनती है, सर्कल बनता है, कहने का मतलब है ना। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन भी 6 होने चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, सभी हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आपको लगा देना है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों 6 होते हैं। लेकिन बीच में सब में एक बार सिंगल बॉन्ड लगाइए, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब क्या होगा कि जितने भी अपने कार्बन है इन सब के इलेक्ट्रॉन एक एक फ्री पड़ा, देखिए ये कार्बन है तो इसके पास एक इधर रखा इलेक्ट्रॉन, एक इधर, एक हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब अभी इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन और है। तो हम क्या करेंगे, एक छोड़कर एक स्पेस में डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ लगा दिया तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपको अगले पे लगा दो, फिर अगले पे ज़रूरत नहीं है, उसके अगले पे लगा दो, अब ये सेटिस्फाई हो गया। तो ये इसकी संरचना बन गई। अब इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु दिखाना है, तो बिंदु में आप बिल्कुल सिंपल दिखा सकते हो, ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ भी कार्बन 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 कार्बन। अब इसके कार्बन जितने भी डॉट से दिखा दो भले, ये सबके पास पास में इस प्रकार आप रख सकते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल दिखा दी। अब जहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे उधर 2 2 बना दीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम इसके डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर इसको छोड़ दो और इसके डबल बॉन्ड, फिर इसके डबल बॉन्ड, ठीक है। और अब क्या करोगे कि हाइड्रोजन को दिखा दो, ये हाइड्रोजन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले कार्बन वाला इधर रख दो, ठीक है। और फिर अपने हाइड्रोजन का क्रॉस बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस बना दीजिए अपने किसका, हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्रॉस का मतलब हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे भी आप दोनों के लिए भी यहाँ बाहर ऐड हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 से अपने कॉम्बिनेशन बना लेगा, इस प्रकार बना लेगा सबके साथ, ठीक है, यहाँ ऐसे बना लेगा, ये हाइड्रोजन का हुआ। अब कार्बन को क्या अपने 8 करने पड़ेंगे, तो 8 जहाँ तक हो रहा है देखिए,
ये हो गए अपने कितने, ठीक है, और 4, ये 2 इधर 2 इधर 4, और फिर अपने यहाँ तक ये ले लेगा 8। इस प्रकार से आपको इनको बनाना है, ठीक है ना। सब में ऐसे ही करना, आपको इस टाइप से ही बनाना है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो ये बड़ा आराम से बना सकते हैं नामांकित चित्र कोशिका, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने कि हाइड्रा में जनन किस प्रकार से होता है, चित्र द्वारा समझाइए। डायग्राम तो आप बना ही दोगे, लेकिन होता जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या रहता है अपने, तो इसका नाम रहता है, हम जिसको बोलते हैं अपने हाइड्रोजन। हाइड्रा में पूछा है ना, तो हाइड्रा में आपको लिखना है अपने जनन होता है कलिका द्वारा, या बोलते हैं हम कली, कली को हम दूसरा बोलते हैं अपने बडिंग, ठीक है ना, BUDDING बडिंग, ठीक है। कलिका का नाम, और अपने बडिंग को हम कहते हैं हिंदी में एक और नाम है इसका मुकुलन द्वारा, ठीक है ना। क्या होता है अपने, एक तो जनन होता है ना हाइड्रा में, तो बोलेंगे मुकुलन, और इंग्लिश में बोलेंगे बडिंग, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, 2 वृद्धि हार्मोनों के नाम बताना है। राइट द नेम ऑफ 2 ग्रोथ हार्मोन। याद ही रख लेना आपको, वृद्धि हार्मोन एक होता है अपने ऑक्सिन, दूसरा अपने जिब्रेलिन, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम भी लिखेंगे ऑक्सिन, AUXIN ऑक्सिन, और जिब्रेलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। राइट द फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका बड़ा ही सिंपल है, क्या लिखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण में तो रहता है अपने 3:1, और जो द्विसंकर संकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस रहता है, इसमें रहता है अपने 9:3:3:1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने कि गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखिए। गोलीय दर्पण में कुछ यहाँ अपने को देख रखा है स्फेरिकल मिरर, इसमें परिभाषाएं लिखनी है, जैसे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखिए ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये इसमें इस प्रकार से अपने को यहाँ लिखना है अपने F, यहाँ लिखना आपको C, ठीक है। अब हमसे पूछा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब इसका पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र होता है, अगर किसी पूरे दर्पण को हम गोलीय हिस्सा माने तो उसके बीचों बीच मुख्य केंद्र में जो बिंदु आता है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की परिभाषा हो गई। दूसरा पूछा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, तो दर्पण के मध्य रेखा जो इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो अपने पॉइंट P, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मिडल लाइन पासिंग थ्रू अ मिरर। जो बीचों बीच वाली दर्पण की लाइन जाती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस या प्रिंसिपल एक्सिस। अगला अपने फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है बच्चे इस अपने दर्पण के अंदर P और ये F, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस ये रहा, ठीक है। तो फोकस, ये जो फोकस बिंदु होता है F और P के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अगला बोला है निम्न में से दोषों को दूर करने के लिए किन गोलीय लेंसों का उपयोग हम करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया अगर है और दूर करना है तो यूज करेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है ना। याद करने का सिंपल तरीका देखिए, निकट में 3 अक्षर है तो अवतल, 4 अक्षर वाला हम लेंस ले लेंगे। दूर में कितने 2 अक्षर है तो इसमें लेंगे उत्तल, ठीक है ना। इसमें 2 अक्षर है तो कम नाम वाला 3 अक्षर वाला ले लो, ठीक है ना, लेंस। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तरीका तो पूरा पढ़ना ही है। फिर है जरा दूरदृष्टि दोष, तो इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लेते हैं, तो इसको लिए लेते हैं हम द्विफोकसी लेंस, ठीक है ना, द्विफोकसी लेंस, ठीक है, वो हम लेते हैं। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मायोपिया। मायोपिया के लिए कौन सा लेंगे, अच्छा निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज नहीं दिखती, दूर दृष्टि दोष में निकट की चीज नहीं दिखती, ठीक है। और जरा दूरदृष्टि वृद्धावस्था होती है, इसमें दोनों चीजें धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा लेंगे अपन, क्या बोलेंगे, मायोपिया में, मायोपिया में लेंगे कॉनकेव, क्या, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस।
और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंगे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और प्रेस्बायोपिया में कौन सा लेंगे, तो बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखते हैं अपने, पादप के जनन भागों के नाम लिखिए, इसके नर और मादा जनन अंग क्या कहलाते हैं। तो देखिए इसका जनन भाग होता है ना, द नेम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो उसे हम कहते हैं अपने क्या, फ्लावर। जनन भाग क्या होता है अपने, फूल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जनन मेन पार्ट होता है, फूल होता है, ठीक है। और दूसरे में पूछा है नर और मादा जननांग क्या कहलाते हैं, व्हाट आर इट्स मेक, मेल, यहाँ मेल लिखना था, मेल एंड फीमेल जेनिटल कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अपने, मेल जो होता है नर, उसको हम बोलते हैं अपने स्टेमन, ठीक है ना, स्टेमन बोलते हैं। और फीमेल जो होती है उसके लिए होता है ओवरी। हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे नर के लिए पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है। और मादा के लिए अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने, चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है या किन कारकों पर निर्भर करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, तो ये किन पे निर्भर करता है, तो एक तो करता है लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई पर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, तार के क्रॉस सेक्शन एरिया पे निर्भर करता है, तीसरा टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, वॉट वुड हैपन इफ वी अलाउड ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल टू बी एलिमिनेटेड, कर दें तो होगा क्या, तो इससे होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा, अगर पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त करने पे जो अपना जैविक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, अपना ट्रॉपिक लेवल बायोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है ना, इतना आपको लिख देना है, क्योंकि जिस पे दूसरा पोषी स्तर निर्भर रहता है, जैसे हमने अगर प्रोड्यूसर को गायब कर दें, क्या प्रोड्यूसर यानी उत्पादकों को गायब कर दे, तो उस पर निर्भर जितने भी जीव है वो सब समाप्त हो जाएंगे और ये पोषी स्तर सारे गड़बड़ा जाएंगे और धरती पे क्या समाप्ति हो जाएगी जीवों की, ठीक है, क्योंकि पोषी स्तर के बिना संभव नहीं है। अगर प्रोड्यूसर को गायब नहीं करें, सेकंड वाले को उत्पादक के अलावा अपन जो कंज्यूमर हैं उपभोक्ता को गायब कर दें, तो सिर्फ उत्पादक बचेंगे, तो भी पोषी स्तर गायब होने से क्या होगा, जीवों की समाप्ति होगी और जैविक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, जैविक संतुलन या बायोलॉजिकल जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है, ठीक है ना, तो पहला क्या बोला है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, जिंक के लिए लिखेंगे आप ZN, ठीक है, जिंक, फिर मिलाया किसको हमने, सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं AgNO3, ठीक है। और इससे बनेगा क्या, एक तो बनेगा जिंक नाइट्रेट, यानी इधर थोड़ा इधर बनाते हैं, जिंक की रिएक्शन हो रही है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से, ठीक है। तो बनेगा क्या आपने, तो एक तो जिंक नाइट्रेट बनेगा NO3, और बाहर जिंक के वैलेंसी 2 होती है, इसके बाहर 2 आएगा, और अपने क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा Ag, ठीक है। अब इसको आपको बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करना तो देखिए Ag, ठीक है, बराबर है, यहाँ ये नाइट्रेट कितना 2 है, तो इधर 2 लगा देंगे आप, इधर 2 लगने से Ag2 हो गया, तो इधर भी Ag के आगे 2 लगा दो, ये आपके बैलेंस हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना। अगला है पोटेशियम आयोड ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, फिर पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड बनेगा, तो देखिए ये होता है अपने पोटेशियम और ब्रोमाइड Br, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो गई बेरियम Ba और आयोडीन से आयोडाइड, ठीक है, तो Ba वैलेंसी 2 होने से यहाँ 2 नीचे लगाना आपको, ठीक है, प्लस सॉरी ये गिव्स क्या बनेगा, इससे इससे बनेगा अपने, एक तो पोटेशियम आयोडाइड बोला है बनने का, और दूसरा प्लस में हो गया बेरियम आयोडाइड BaBr, और 2 लगाना पड़ेगा बेरियम के वैलेंसी के कारण। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे अपने आयोडीन कितने हैं, 2 है, तो आपको आयोडीन के आगे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, अब इससे पोटेशियम 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है, बेरियम यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये अपनी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने,
पोटेशियम तथा सोडियम को केरोसिन में संग्रहित क्यों किया जाता है? वाई पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो आप जानते हैं ये बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं होती है जो हवा और पानी में तेजी से प्रतिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसके कारण इनको केरोसिन में रखते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ये लिखेंगे कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव and react rapidly with air and water, so they stored in kerosene। बस पीओपी का पूरा नाम लिखिए, इसके दो उपयोग लिखिए। तो पीओपी का पूरा नाम होता है अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हिंदी में लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और इसके यूज लिखना, एक तो टूटी हुई हड्डी जोड़ने में, ठीक है, क्या होता है, टूटी हुई हड्डी जोड़ने में और खिलौने बनाने में, ठीक है, मूर्तियां बनाने में, यानी कि प्लास्टरिंग ब्रोकन बोन्स एंड मेकिंग स्टैचू एंड टॉयज वगैरह, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। कार्बन के दो गुण बताइए जिनके कारण पृथ्वी पर कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक हैं। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन ड्यू टू विच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन अबंडेंस ऑन अर्थ। तो ये क्या रीजन है? तो इसका रीजन क्या है? कार्बन के दो गुण, एक तो चतुसंयोजकता बोल सकते हैं या चतुसंयोजी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा संकलन का गुण, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चतुसंयोजकता को बोलेंगे कैटेनेशन, चतुसंयोजकता को टेट्रावैलेंसी, है ना, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। और श्रृंखलन के गुण को हम क्या बोलेंगे? कैटेनेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, IUPAC नाम लिखने अपने इन जो पदार्थ दे रखे हैं इनके, ठीक है ना। तो ये क्या है? CH3COOH, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अपने एथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या है? एथेनोइक एसिड, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। और दूसरा ये कौन सा है? तो ये है प्रोपेनॉल, ठीक है ना, या प्रोपेन 1 ऑल भी इसको बोल सकते हैं। क्या? प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेन, और 1 और ऑल, ठीक है, या प्रोपेनॉल, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपने, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय अनएरोबिक होता है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक में जो होता है अपने एनर्जी यानी ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है, ठीक है। और अनएरोबिक यानी अवायवीय के अंदर ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, कम ऊर्जा, ठीक है ना, उत्पन्न होती है, ठीक है। ये उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है? उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, ये निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल और अंतर आप और भी बता सकते हैं, जैसे ये मनुष्य में होता है, और इसका एक एग्जाम्पल देना चाहें आप तो हीस्ट में होता है। किस में? हीस्ट में, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें अंतर है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला पूछा हमसे कि अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो भिन्न किस प्रकार हैं? तो देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं और प्रतिवर्ती क्रिया, अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो स्वतः चलती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है। दूसरा रिफ्लेक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं होते हैं एक्शन, सडन रिस्पॉन्स, ये अचानक से होने वाली प्रतिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये अपने आप होने वाली और ये अचानक से होने वाली है, सडन चेंज होते हैं, ये सडन एक्शन होते हैं जो रिस्पॉन्स होते हैं या प्रतिक्रिया के कारण होते हैं, ठीक है ना। अगला है अपना दंतक्षय किसे कहते हैं, इसका कारण निवारण बताइए। दंतक्षय क्या होता है? अपने दांत का पीएच है जो घट जाता है 5.5 से नीचे, जब पीएच आ जाता है उसे हम दंतक्षय कहते हैं, ठीक है ना। और इसका कारण और निवारण क्या हो सकता है
कि एक तो डेली ब्रश किया जा सकता है, ठीक है ना, सोल्यूशन इसका यही है। और कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी हो सकता है, शुगर फूड हो गया है और जंक फूड हो गया, इसके कारण रहते हैं, ठीक है। अगला बोला है हमको कि एक किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और उसके प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना। व्हेन अ कंडक्टर इज रिलीजिंग 100 जूल हीट पर सेकंड फ्रॉम रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंट एंड्स। तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि हमें क्या पता है कि P इज इक्वल टू वी आई, नहीं तो फॉर्मूला हमारे पास है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या होता है अपने हीट के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। सूत्र अपने पास यही रहता है, ठीक है। अगर इसके अंदर हम P और V और अपने पास यहाँ लिख देते हैं हम पावर, ठीक है ना, ये क्या होती है पावर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में गिवन क्या चीज़ है अपने को निकालनी है, क्या वोल्टेज निकालना है, यानी वी स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। पी मतलब अपने पास टोटल जो एनर्जी है वो दे रखी है कितनी, वो दे रखी है अपने को 100 जूल, ठीक है। आर रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है कितना 4 ओम, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब इसको अगर इस्तेमाल करें तो हम इसको कह सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमने कहा P इंटू आर और इधर हो गया वी स्क्वायर, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लगा देंगे रूट, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं, P है 100 इंटू 4, ठीक है, यहाँ पे V का मान आ जाएगा, ये क्या बनेगा 400 और 400 है और रूट में है और V, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20, क्यों, क्योंकि ये अपने 20 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो V कितना है अपने 20, तो हम लिख देंगे इसको हम करेंगे तो प्रतिरोधक प्रति सेकंड बोला है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे तो अपने पास आएगा 20, है ना, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू लिख देंगे 20 और क्योंकि ये वोल्टेज है तो पीछे लिखेंगे वोल्ट, ठीक है ना, पीछे हमेशा आपको ऐसा यूनिट लिख देनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान भी रखनी है, यही आपसे पूछा जाएगा वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लेके राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या था, उन्होंने बोला कि जब हम अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को आपस में समकोण पर व्यवस्थित करते हैं तो अंगूठा जो अपना थंब होगा, तीनों को किस में हम लगाएं, अगर तीनों को हम क्या लगाएं लंबवत, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में भी 90 और अंगूठे और अंगुली इनके बीच में भी 90 डिग्री के कोण हो, तीनों इस प्रकार से अपने व्यवस्थित हो जाए, तो जो अंगूठा होगा वो फोर्स को दिखाएगा, ये थंब है तो फोर्स को दिखाएगा और यानी बल को दिखाएगा, अंगूठा किसको, बल को दिखाएगा। तर्जनी है वो क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगी, ठीक है। और धारा को कौन दिखाएगा, अपने जो लास्ट वाले अंगुली जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, मध्यमा है, वो अपने किसको दिखाएगी, मध्यमा दिखाएगी अपने धारा की दिशा, करंट को, ठीक है ना। नहीं तो इसको ऐसे भी याद करते हैं, फादर, मदर और चिल्ड्रन, ठीक है ना। करंट मतलब फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट को दिखाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इफ वी थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर आर एट अ राइट एंगल देन थंब शोज फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर फील्ड को दिखाती है एंड मिडल फिंगर दिखाती है अपने करंट को, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों को लिखिए, राइट द नेम ऑफ टू कॉमनली यूज्ड सेफ्टी मेजर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। दो कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हम एक तो यूज़ करते हैं फ्यूज़, ठीक है ना, क्या फ्यूज़, और दूसरा है अर्थिंग, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। फ्यूज़ यूज़ करते हैं और दूसरा हम करते हैं अर्थिंग, 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 ठीक है, अर्थिंग। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्या है, किसी परितंत्र में किस प्रकार से प्रभावित होती है, व्हाट इज ओजोन, हाउ डज इट इफेक्ट एन इकोसिस्टम, कैसे प्रभावित करती है। तो ओजोन होता है अपने O3, ओजोन क्या होता है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलते हैं तब ओजोन बनती है, ओजोन O3 होती है जो कि यूवी रेज से, किससे,
ये हमारी रक्षा करती हैं यूवी रेज, यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है जिसमें हमसे पूछा है कि एक परिपथ में 2 वोल्ट के 3 सेल लगा रखें, आपको क्रमशः ये समांतर क्रम में संयोजित हो, तो पहले तो ये व्यवस्था आरेख खींचना है। तो हमने कहा ठीक है, खींच देते हैं अपने, इस प्रकार से इसको व्यवस्था आरेख को बनाएंगे। अब कितने, 2-2 वोल्ट के 3 सेल थे, ये 2-2 वोल्ट के 1, 2 और 3 सेल हो गए, ठीक है। अब इनको लगाना कैसे, इस प्रकार से यहाँ हमने के लगा देंगे कुंजी, और इस प्रकार इनको बीच में से जोड़ देंगे, इस प्रकार से बनाया। फिर हमें रेजिस्टेंस 5 ओम, फिर ये 8 ओम, फिर ये लगा देंगे 12 ओम, ठीक है। इनको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ लिख देंगे 5 ओम, और ये 8 ओम, और ये हो गया अपने 12 ओम, ठीक है। और यहाँ पे के है, ये टोटल 6 वोल्ट की अपने बैटरी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें अगर हमें अमीटर बोलते हैं तो हम यहाँ अमीटर लगा देते हैं। अमीटर हमेशा लगता है अपने श्रेणी क्रम में, यानी अपने सीरीज में, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लग जाता, और वोल्ट मीटर लगता है हमेशा समांतर में। कैसे लगता है, समांतर, इन पैरेलल में लगता है, ठीक है। इस प्रकार से पहला आपको बना देना, तो यहाँ आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है कि आप ये बताइए कि इसमें कुल प्रतिरोध का मान बताइए, ठीक है। तो ये किस में लगाया था आपने, अच्छा ये समांतर क्रम में लगाना है ना, श्रेणी में लगा दिया था। तो समांतर में कैसे लगाएंगे, बड़ा ही सिंपल है, ये इस प्रकार से लिखिए, ठीक है ना। इसको हम समांतर क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में इस प्रकार से लगाएंगे, ये एक, ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है। इस प्रकार से लगा देंगे, यहाँ रख देंगे 5 ओम, यहाँ रख देंगे 8 ओम, यहाँ रख देंगे 12 ओम, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ हम लगा सकते हैं अपने वोल्ट मीटर, जो कि हमने बात की है कि हमेशा पैरेलल लगता है। और यहाँ पे लगा देंगे अमीटर, जो लगता है श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे के लगा देंगे, करंट को ऐसे दिखाएंगे, इस प्रकार से करंट चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये अपने परफेक्ट होगा। जो पहले हमने बनाया वो किस में था, वो अपने समांतर में नहीं बना के श्रेणी में बनाया था, ठीक है ना। तो ये आपके इसका आंसर करेक्ट होगा। अब हमसे बोला इसका कुल प्रतिरोध, तो बड़ा ही सिंपल है, 1/5, क्योंकि सूत्र क्या होता है 1/r, और इजिकल टू, क्योंकि यहाँ पे हम किस में ले रहे हैं अपने पैरेलल में, आर पी लिख दो, ठीक है। और फिर इसको 1/5 प्लस, अच्छा सूत्र लिख देते हैं एक बार ताकि आपको याद रहे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इनकी अब वैल्यू पुट करा देंगे, 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/12, ठीक है। अब आपको इनको एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इनका आ जाएगा अपने 240, ठीक है। कितना आएगा 240, ठीक है। फिर आप जब इसको आगे सॉल्व करो तो आपके आंसर लगभग में कितना आएगा, 60/23 आएगा, जो कि लगभग में रहेगा आंसर, ठीक है ना। इसका डिवाइड करोगे तो 40 और 60 मतलब 2 पॉइंट ऐसा समथिंग कुछ आपका प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है ना। कुल विभवांतर ज्ञात करना आपको। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है V इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो आई आपने करंट है वो निकाला है अभी, रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, और करंट की इसमें वैल्यू बता नहीं रखी है क्या, 2 वोल्टेज बोल रखा है, ठीक है ना। करंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। कुल विभवांतर चाहिए, तो कुल विभवांतर तो अपने को दे रखा है कितना है, 6 वोल्ट है, ठीक है ना। क्यों, 2-2 वोल्ट के कितनी बैटरियां लगा रखी है, 3। तो कुल विभवांतर आराम से बता सकते हैं, ठीक है। या करंट निकालना हो ना तो हम निकाल सकते हैं V इजिकल टू आई आर, इस फॉर्मूले से। तो V अपने पास है, और R जो ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, और I ये हमसे पूछा नहीं, बाकी इस फॉर्मूले से ये भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर 2 पॉइंट अपने समथिंग कुछ ओम आ जाएगा, ठीक है। और कुल विभवांतर वो अपने कितना हो जाएगा, 6 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अपने पास एक संयोजन दे रखा है। पहले तो इसमें कुल धारा का मान ज्ञात करना है कि इस प्रतिरोध में कुल कितनी धारा चल रही है, टोटल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर पूछा है कि कुल प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर है कि घरों में विद्युत परिपथ किस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं। तो घरों में विद्युत परिपथ किस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं, तो ये हम जानते हैं पैरेलल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पैरेलल, यानी समांतर क्रम में, ठीक है। घरों में कैसे होते हैं,
समांतर क्रम में। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा था, रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या होता है अपने, स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है ना। और फिर उत्सर्जन की इकाई हमने लिख दिया था इसमें क्या, उत्सर्जन की इकाई क्या होती है अपने, एमिशन, इसे बोलते हैं हम नेफ्रॉन, ठीक है ना, नेफ्रॉन बोल देंगे, ठीक है। फिर इमेज कैसे बनती है हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें अपने घरों में कैसे लगाते हैं हम, श्रेणी क्रम सॉरी सीरीज समांतर में लगाते हैं, ठीक है ना, समांतर में। और इसका हमने कुल प्रतिरोध निकाल दिया था, इन सब का जोड़ कर लेंगे, ठीक है ना, जो 45 ओम आ गया था आपने, ठीक है। और फिर ऊपर वाले में हमसे पूछा था कि करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है, V इजिकल टू आई आर होता है ना, तो अपने को I चाहिए, तो जगह V अपॉन आर, ठीक है, जिसमें हमने वोल्टेज कितना था अपने 12/45 करा, एम्पियर में उत्तर आ जाएगा अपने, ठीक है ना, ऐसा हमने करा। और कुल प्रतिरोध का मान जो इसमें है, कुल विभवांतर पूछा है, तो इसमें 6 वोल्ट हो जाएगा, तीनों सेलों को जोड़े तो प्रतिरोध कुल क्या होगा, तो इन तीनों को 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/12, अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर है सॉल्व कर लेना, ताकि आपका पेपर बहुत ही शानदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।